तो नमस्कार दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल और सबसे ऊपर जय हिंद। मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के इस एक्सटेंशन लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इससे पीछे के 2 लेक्चर में आपको हमने नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स की केमिस्ट्री से केमिकल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था और इंट्रोडक्शन क्लास में ही हम लोग पी ब्लॉक में चले गए थे और पी ब्लॉक की बहुत सारी चीजें डिस्कस। तो चलिए आज वापस केमिकल बॉन्डिंग की तरफ मूव करता हूं। कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग को आज से हमने शुरू किया, इससे पहले पी ब्लॉक में चले गए थे हम लोग। और ये मामला लगा रहेगा, मतलब कोई भी टॉपिक उठाने के साथ हम लोग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब में बराबर जाते रहेंगे। ये हिमाकत इसलिए होगी क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग के आने वाले स्ट्रेट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं पढ़ाऊं या कोई और से भी आप पढ़ेंगे तो वो कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन के भी स्ट्रेट क्वेश्चन को मोर और लेस कर लेंगे आप, ठीक है। जो आप ऑर्गेनोमेटेलिक वाले भी करीब करीब कर लेंगे। जो एरिया आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री। तो उसकी कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री जो सबसे बड़ी है और ऑलमोस्ट 60-70% आपके सिलेबस में, जेआरएफ के सिलेबस की वो का पार्ट वही है, बहुत बड़ा पार्ट है और उसको लोग छोड़ के भी आते हैं। तो उसी की केमिस्ट्री को इजी करने के लिए मैं एप्लीकेशन में चला जाता हूं, ब्लॉक्स में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। वापस आते हैं हम लोग। आप लोग नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से चीजों को करते चले जाएं। वीडियो को डाउनलोड करने के पीछे ना रहें। जितने भी स्टूडेंट में हमने देखा है कि ये लक्षण होता है कि वीडियो मिल जाए और उसको डाउनलोड करके स्टोर में रख लो, वो लोग सिंसियर नहीं होते। जाहिर सी बात है, मैं हर बार बोलता हूं, जैसे ही आप में एक डाउनलोडिंग टेंडेंसी आएगी कि वीडियो मेरे पास स्टोरेज वाली टेंडेंसी आएगी, तो आप सिंसियर कभी नहीं होंगे। सिंसियर वो ज्यादा होता है जिसको लगता है कि कम टाइम के लिए अवेलेबल है और इसमें सब कुछ को ग्रैब कर लो, ठीक है। चलिए, तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जब स्टार्ट किया हमने, तो हमने वहां केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब 2 एलिमेंट एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करें, केमिकल कॉम्बिनेशन हो, केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बातें करी थी। तो ए बी, अब इसमें जो 2 तरीके, ध्यान से, इसमें जो अंदर में बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड्स है, केमिकल बॉन्ड्स है। अब इस केमिकल बॉन्ड को हमने ये लिखा है कि इस प्रोसेस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमने क्लियर किया हुआ था। ये ठीक है, और यही आपका बॉन्ड लेंथ है, ये आपका बॉन्ड लेंथ है। और ये वाला पार्ट आपका क्या था, रिडक्शन इन एनर्जी जो हुआ, ये बॉन्ड एनर्जी थी। और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन था, जिस इक्विलिब्रियम पर कि du/dr इस इक्विलिब्रियम पर 0, मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। तो चलिए, इस पे हमने बातें की थी। अब बात है कि ये आपका जो बॉन्ड है, पहली बात बॉन्ड है, इसको हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करें, एक केमिकल बॉन्ड और एक फिजिकल बॉन्ड। बहुत सिंपल है, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। जो केमिकल बॉन्ड है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से तैयार होता है, रिजल्टेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। जनरली, सामान्य तौर पर जनरली केमिस्ट्री में लगाना इनऑर्गेनिक में बेहद जरूरी है। और जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं वो रिजल्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, 2 मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन। इसीलिए आप इसको मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं।
लेकिन हमने क्लियर बोला एक चीज कि देखो जी, लोग दोनों को कुल मिला के रफली केमिकल बॉन्ड ही बोल देते हैं, दोनों को कुल मिला के रफली केमिकल बॉन्ड ही बोल देते हैं, दोनों को, फिजिकल और केमिकल दोनों को मिला के केमिकल बॉन्ड। क्योंकि कारण क्या है ना, वजह क्या, मैं समझा रहा हूं चीजों को, आप देखिए क्यों ऐसा बोल देते हैं। कई बार जो ये मॉलिक्यूलर फोर्स है ये किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का भी कारण बन जाते हैं। हमने बोला कई बार जो ये मॉलिक्यूलर फोर्स है ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का भी कारण बन जाते हैं। सर आप क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं, मैं समझा रहा हूं। मैंने बोला कि क्यों केमिकल बॉन्ड में इसको भी ले लिया गया, तो हमने बोला कि समटाइम्स दे लीड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, दे लीड, कभी कभी ये मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन करते हैं। सर कोई एग्जांपल? हाँ, HF2-, और सर कोई एग्जांपल? बहुत सारे हैं, HCl2-। सर तो ये तो हेलोजन हैलाइड को आप पकड़ ले रहे हो, कोई और एग्जांपल? He2 वगैरह वगैरह। क्या मतलब हुआ, जरा मैं समझा दूं एक बार, देख लें आप। हमने बोला कि ये जो फिजिकल बॉन्ड से लोग उसको बोलते नहीं है, जनरली दोनों को केमिकल बॉन्ड ही बोल लेते। क्यों? एक्चुअली कभी कभी वो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाते, और ऐसे बहुतों एग्जांपल है जहां फिजिकल बॉन्ड्स ऑपरेट होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे HF2- हमने बोला, तो HF2- की कहानी को देखें, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये है F- और HF, ये इतना स्ट्रांग है, ये देखो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है वैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन बॉन्ड है? H बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फोर्स वाला बॉन्ड है, उधर वाला फिजिकल बॉन्ड है। लेकिन आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड है और ये जो फिजिकल बॉन्ड है, जो दोनों एक तरह का सिमेट्रिकल हो गया है ये, तो इससे एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया HF2-। इसीलिए दूसरा एग्जांपल जैसे HCl2-, इसमें Cl- और HCl के बीच ये डायपोल आयन इंटरेक्शन है, या आयन डायपोल बोल लो, इंटरेक्शन है, और इससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल में CsHCl2, मैं करवा के दिखाऊंगा आगे, CsHCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। हाई ये डायपोल आयन इंटरेक्शन मतलब फिजिकल बॉन्ड, लेकिन इससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो हमने समेट लिया केमिकल बॉन्ड में। सर आपने वो He2 पढ़ाया है, He2 तो हम लोगों ने सुना है वो होता ही नहीं। आपने सर He2 पढ़ाया है, He2 तो हम लोगों ने सुना होता ही नहीं है। ध्यान से देखें, He2 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इट डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली। हीलियम लेकिन, बट हीलियम practically occurs as dimer, He2। सर क्या बोल रहे हो आप? हाँ दोस्त सही बोल रहा हूं। हमने बोला कि MOT तो आपको सिखा चुका है, आप लोग पढ़े हुए होंगे अच्छे से इस बात को कि बॉन्ड ऑर्डर वहां 0 है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कहां से करेगा। लेकिन थियोरेटिकली वो बात है, प्रैक्टिकली हीलियम He2, बट हीलियम प्रैक्टिकली occurs as डाइमर He2। प्रैक्टिकली हीलियम जो है वो डाइमर He2 के फॉर्म में रहता है। सर ये डायमराइजेशन कैसे हो गया? सीख लो दोस्त, सीख लो। डायमराइजेशन occurs through वेरी वीक वैंडरवॉल फोर्स, काफी कमजोर वैंडरवॉल फोर्स। तो अब मेरे को यह बताओ
मतलब हीलियम हीलियम के बीच एक वीक वैंडरवाल फोर्स जिसकी बॉन्ड एनर्जी भी होती है, आप डिसाइड कर सकते हैं 0.021 किलो कैलोरी पर मोल होती है, मतलब जूल में जाओगे तो 0.08 किलो जूल पर मोल हुआ करीब अप्रॉक्स। तो हमने बोला कि आप क्या देख रहे हो कि कई बार ये फिजिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए इनको केमिकल बॉन्ड रेफर कर दिया गया, जनरली बोल दिया गया। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर बोले तो फिजिकल बॉन्ड्स और केमिकल बॉन्ड्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जब दो एटम्स के कंबाइन करने पर या दो मॉलिक्यूल के कंबाइन करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड तैयार होता है। बट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं ये नहीं। फिजिकल बॉन्ड्स में मॉलिक्यूल्स या एटम्स होल्ड किए जाते हैं एक कूलम्बिक फोर्स के द्वारा। तो चलो मैं अगले पेज में लेके आता हूं आपको, और अब सबको दोनों को मिलाकर के कुल एक ही चीज अगर कंसीडर करूं तो उसके हिसाब से क्लासिफाई करता हूं। तो उम्मीद है फर्स्ट पेज को आपने समझा होगा। ये वाली चीजें हमने इससे पीछे के लेक्चर में एक्सप्लेन काफी डेप्थ में की हुई है, इसलिए यहां पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, मौका मिलेगा तो लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल पहले पेज को आप कैप्चर कर लें। तो अब क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग बातें लिखना स्टार्ट करें। आ जाइए सेकंड पेज में। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब सारे को हमने केमिकल ले लिया। फर्स्ट पेज में हमने ये एक्सप्लेन किया कि फिजिकल को केमिकल क्यों लेते हैं, बेसिकली वो मकसद। अब आ जाइए, मैं स्ट्रॉन्ग और वीक केमिकल बॉन्ड्स लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड्स मैं लिखूंगा, और इधर लिखूंगा मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में मैं रखूंगा आयोनिक को और कोवेलेंट को। आपको पता है आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और सेकंड में रखूंगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आया। और वीक बॉन्ड में अच्छा लेक्चर है हम लोगों का, जरा अच्छे से बने रहें। वीक बॉन्ड में मैं रखूंगा एक तरफ वीक बॉन्ड्स मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए, मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए, आप समझ पा रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ बल्क। ठीक है, जैसे वो बॉन्ड्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल को बल्क में, ग्रुप में, समूह में रखने के लिए, जबकि वो रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। वो मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। बहुत क्लियर है। प्राइमरी बॉन्ड्स भी आप इनको बोलते हैं, और उनको सेकेंडरी भी आप बोलते हैं। क्या बोलोगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखते जाए, और वो फॉर कीपिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इसमें आप दो तरीके के आप फोर्सेज ले सकते हैं, एक वैंडरवाल फोर्सेज और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छे से देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो आपका वीक बॉन्ड्स है, ये मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ, ये मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार। और इसमें दो तरीके के फोर्स को आप काउंट करते हैं, एक काउंट करते हैं वैन डर वाल फोर्स और एक काउंट करते हैं आप हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है। और जब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ आए तो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब सवाल है सर इन सब बॉन्ड के अलावे हमने एक बॉन्ड पढ़ा है अच्छे से, हम लोगों की दुनिया में चलती है, वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को सर आप स्ट्रॉन्ग लेंगे कि वीक लेंगे? तो मेटेलिक बॉन्ड को हम बीच का चीज लेंगे। वो स्ट्रॉन्ग में भी काउंट हो सकता है, वीक में भी काउंट हो सकता है। वो ध्यान से सुनेंगे, वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। सर क्या बोलना चाहते हैं? जी हां दोस्तों, चलो मैं यहां पे आपको चीजों को अच्छे से दिखा रहा हूं। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में हमने क्या सब बोला? आप इसको पहली बात प्राइमरी भी बॉन्ड भी ले सकते हैं। प्राइमरी बॉन्ड में जहां पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाता है, और आप इसको सेकेंडरी बॉन्ड भी ले सकते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड में जहां पर सेकेंडरी बॉन्ड में क्या होता है? जहां पर एटम्स को जोड़ा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। सर कैसे? मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूं, Na3Bi। हमने आपको यह पढ़ाया भी कि यह कंपाउंड कैसे बनता है। हमने आपको पढ़ाया भी है कि बिस्मथ मेटल पर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालते हैं, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन? सोडियम लिक्विड अमोनिया में। सोडियम लिक्विड अमोनिया में तो वो बिस्मथ को 3- में लाता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज, ये Na3Bi। और इसमें मेजर मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर है। इस मॉलिक्यूल में मेजर क्या है? मेजर मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर। अच्छे से चीजों को देखेंगे तो ये प्राइमरी बॉन्ड के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। और सेकेंडरी बॉन्ड तो आप जानते ही, एग्जांपल सोडियम मेटल क्रिस्टल। सोडियम मेटल क्रिस्टल तो यहां पर तो ये मेटेलिक क्या है आपका? क्या है ये? आप बीसीसी स्ट्रक्चर में लेते हो दोस्त, मेटल का क्रिस्टल जब आप बनाएंगे तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है। एक सोडियम बीच में बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ, और यही सोडियम सॉलिड है। और अगर आप इसको चाहते हो कि सब्लिमेशन कर दें, इसका सब्लिमेशन में सॉलिड को ब्रेक करके हम गैस में लाना चाहते हैं, नहीं मतलब सारे सोडियम एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सब ब्रेक होकर के आइसोलेट हो जाए, सही है, ब्रेक होकर के सब आजाद होकर के आइसोलेट हो जाए, तो अब ये आइसोलेटेड सोडियम एटम्स हो गए। तो सॉलिड को गैस में ले जाने वाले प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहां पर जो आपका इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो 108 किलो जूल पर मोल है। ये तो याद रखना चाहिए आपको, सोडियम का इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो आपने देखा कि ये सेकेंडरी बॉन्ड में भी है, ये प्राइमरी बॉन्ड में भी है। अब आज जो स्ट्रॉन्ग और वीक की बातें मैं करूं कि मेटेलिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग लिया जाए कि वीक लिया जाए, दो बातें मैंने बोली। पहले मैंने बोला मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कि आप इसको प्राइमरी बॉन्ड भी ले सकते हो और आप इसको सेकेंडरी बॉन्ड भी ले सकते हो। यही ना वीक बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये सेकेंडरी बॉन्ड है। मैंने बोला ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है। क्यों? प्राइमरी बॉन्ड्स में वो आते हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल बनाता है सोडियम का बिस्मथ से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में मेटल डालते हैं, एल्कली मेटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो डालने पर वो बिस्मथ को -3 में ले आता है। तो वो Na3Bi बनाया जिसमें मेजर मेटेलिक बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो हमने बोला कि इसमें मेजर मेटेलिक बॉन्ड है तो प्राइमरी बॉन्ड हो गया, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड से वो बंधा हुआ है। और सेकेंडरी तो मेटल का तो कोई भी क्रिस्टल लोगे तो उसमें क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड ही मेटेलिक बॉन्ड है। तो हमने सोडियम मेटल का क्रिस्टल ले लिया, बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और डेटा हमने जैसे ही लिखा, डेटा आपको हिट कर जाना चाहिए। जैसे ही डेटा आपकी तरफ फेंका गया, उस डेटा को कैच करो और उसको सजा के लिखो, और वो डेटा आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर याद नहीं होता तो आप उसका लिस्ट बना लें और उसको मेमोराइज करें, स्टोर करके। वीडियो कुछ नहीं होने वाला, डाउनलोड करके रखे रहे। समझ गए ना? ये सब चीजें आपके काम में तब आएंगी, आपके यूज का तब होगा जब आप इन सब चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, हमेशा के लिए आपके अंदर चला गया। तो इससे बहुत सारी चीजें फील होंगी। जैसे अभी ये स्ट्रॉन्ग वीक सबका मैं बहुत सारा एग्जांपल्स लिखूंगा ताकि आप फील कर पाए कि हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग वाले की बॉन्ड एनर्जी, वीक वाले की बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या है ये चीजें। ठीक है, तो वो सारे डाटा जो है आपके पास कलेक्ट होने के बाद वो आपके, ऐसा नहीं कि वो हार्ड डिस्क में जाना चाहिए, वो कंप्यूटर वाले हार्ड डिस्क में नहीं, आपके बायोलॉजिकल हार्ड डिस्क में जाना चाहिए। और बायोलॉजिकल हार्ड डिस्क में जाकर के वो एकदम डिसॉल्व हो जाना चाहिए आपके ब्लड में। तब जाकर के आप एक परफेक्ट
टीचिंग की तरफ जा रहे हैं या लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डेटा आपका एक्चुअल तस्वीर दिखाता है हमेशा। थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो डेटा से मुलाकात नहीं करें अगर आप, तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे आप। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर ले सकते हैं तो या तो आप रिसर्च करें, लैब में जाएं, या नहीं तो कम से कम एटलीस्ट डेटा वाइज बात करें केमिस्ट्री। तो हमने बोला आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कैटेगरी में। अब स्ट्रांग वीक ऐसे बात करते हैं, ये स्ट्रांग भी हो सकता है, ये वीक भी हो सकता है। सर स्ट्रांग और वीक की बातें कर ले आप जरा ध्यान से, ध्यान से। मैं कर रहा हूं। देखें, अगर आप सोडियम, सीजियम, एल्कली मेटल वगैरह ले ले, और अगर आप वैनेडियम, क्रोमियम, टंगस्टन वगैरह वगैरह ट्रांजिशन मेटल्स ले लें ध्यान से, तो इस केस में होगा क्या, जब आप ये वाला सब मेटल ले रहे हैं तो ये वीकर देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ रहे हैं दोस्त मैंने क्या बोला? सामान्य कोवेलेंट बॉन्ड से ये कमजोर है फिर। लेकिन अगर मैंने जो नीचे डी ब्लॉक वाला सुझाया, ये स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब तो समझ में आ गई होंगी बातें, क्यों मेटेलिक को छोड़ा गया, क्यों मेटेलिक को छोड़ा। वीक बॉन्ड्स वेंडरवाल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। और मैंने किसको छोड़ दिया? मेटेलिक को छोड़ दिया, क्योंकि मेटेलिक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में काउंट हो सकते हैं, और मेटेलिक स्ट्रॉन्ग वीक दोनों बॉन्ड्स में काउंट्स हो सकते हैं। मतलब केमिकल फिजिकल दोनों में काउंट्स हो सकते हैं, और वीक स्ट्रॉन्ग में भी दोनों में काउंट हो सकते हैं। तो क्लियर हुआ होगा मेटेलिक बॉन्ड का पिक्चर। जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उससे कमजोर है एल्कली मेटल का मेटेलिक बॉन्ड, लेकिन जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उससे काफी स्ट्रांग है ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के मेटेलिक बॉन्ड। फिर से रिपीट कर दिया मैंने, क्या बोला मैंने? जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उससे कमजोर है एल्कली मेटल का मेटेलिक बॉन्ड, और जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उससे काफी स्ट्रांग है ट्रांजिशन मेटल का मेटेलिक बॉन्ड। तो चीजें क्लियर भी होंगी बहुत हद तक कि क्यों मेटेलिक बॉन्ड को हमने एक्सक्लूड करके बातें की थी। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अगले पेज में मैं जब आता हूं तो अब एक एक करके सबके बाल की खाल निकालता हूं। हर बॉन्ड्स को इंडिविजुअली हम लोग बातें करेंगे। स्टार्ट करेंगे इधर से, पहले एक बार ब्रीफ में सबका रेंज लिखेंगे, फिर हम लोग बातें करेंगे इधर से, फिर इस पर, फिर उस पर, फिर उस पर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप कैप्चर करें इस चीज को। आइए हम लोग अब डेटा से बात करें इसमें, ध्यान से देखें। अब आपका यहां पे है आयोनिक बॉन्ड, अब यहां पे है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड तो बीच वाली चीजें हैं। यहां पे है आपका H बॉन्ड, और ये है आपका वेंडरवाल फोर्स। अगर बॉन्ड एनर्जी के नजरिए से देखो, सबके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हर जगह नहीं लगता है, तो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बोल लीजिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल लिए, या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल लिए। ठीक है, क्योंकि सारा टर्म जो है वो अलग अलग, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आयोनिक बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अप्लाई है। एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन वेंडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह के लिए अप्लाइड है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप बोले तो सब चल जाएगा उसमें, चाहे कोई भी बॉन्ड। तो अगर आप देखें तो इससे काफी ज्यादा ये है, ठीक है, काफी ज्यादा नहीं, ज्यादा लिखो, लेकिन इससे ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सही है, देखते जाए। और इससे फिर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हिसाब किताब यही है। जैसे वेंडरवाल फोर्स का आपने सुना होगा
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन 10 किलो जूल पर मोल, ये होता है 10 किलो जूल पर मोल से कम। इसमें आप कोई भी इस तरीके का लें, लेकिन 10 किलो जूल पर मोल से कम। इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ये 10 to 45 किलो जूल पर मोल। इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये 200 to 450 किलो जूल पर मोल। लेकिन जी हां, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें हो रही है। किस बारे में बातें हो रही है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें हो रही है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन बातें ये हो रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। और इसका कोई रेंज नहीं है, पीछे भी हमने बताया था, आज और अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, नो स्पेसिफिक रेंज। ठीक है, किसका? आयोनिक का। लेकिन हां, ये सारे बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी के बॉन्ड माने जाएंगे। अच्छे से आइए, वीडियो पर बने रहिए, उम्मीद है आप यहां से कहीं जाने वाले नहीं हैं। बस देखिए अच्छे से। ठीक है, हमने पीछे मेटालिक बॉन्ड के बारे में चर्चा किया हुआ है और अभी फिर से दिखा रहा हूं। तो वैन डर वाल फोर्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 10 to 45 सॉरी लेस देन 10 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड 10 to 45 और कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 200 to 450 और आयोनिक बॉन्ड का कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है। आयोनिक बॉन्ड अगर आप ध्यान से, अगर आप एल्कली मेटल का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लें, ध्यान से सुने, पहले यह सोच लें, इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर्ड बाय लैटिस एनर्जी, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको आप मेजर कैसे करेंगे? लैटिस एनर्जी। आयोनिक बॉन्ड के बॉन्ड की मजबूती लैटिस एनर्जी समझते हो, गैसियस कैटायन गैसियस एनायन कंबाइन होता है और आयोनिक सॉलिड बनता है और साथ में लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। जैसे Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस कंबाइन हुआ तो NaCl, और एग्जांपल में लिख भी लो NaCl। तो जैसे इसका लैटिस एनर्जी देख लो, U नॉट इक्वल्स टू -780 के आसपास होता है, 783 समथिंग लाइक दिस, 86 किलो जूल पर मोल। ध्यान से, तो ये जो लैटिस एनर्जी होती है, ये आपने पढ़ा होगा कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे कैटायन का हो या एनायन का हो। तो अगर मैं मिनिमम की बात, देखो लैटिस एनर्जी कम कब होगा? जब चार्ज भी कम हो और साइज बड़ा हो, और लैटिस एनर्जी ज्यादा कब होगा? जब चार्ज ज्यादा हो और साइज कम हो। तो अगर मैं छोटा और बड़ा, मतलब दोनों तरह का लूं, ध्यान से सुने, मैं यहां पे इसको खींच रहा हूं, ये मैं ले जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो लिस्ट U नॉट रेंजेज कहां से होगा? फ्रॉम सबसे कम चार्ज। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी आयोनिक बॉन्ड का, पहले मैंने बोला कि कोई इसका रेंज नहीं है, ये बहुत रेंज से बाहर वाली चीज है, काफी स्ट्रांग है। फिर हमने बोला कि इसके लिए आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करते हैं किससे? आप लैटिस एनर्जी से। लैटिस एनर्जी कैसे होता है? गैसियस कैटायन गैसियस एनायन कंबाइन होता है तो लैटिस एनर्जी लिबरेट होती है। यही आप वापस देंगे तो ये ब्रेक करके इसमें पहुंचेगा। जितनी एनर्जी इसने लिबरेट करी, अगर उतना वापस इसको मिल जाए तो ये गैसियस कैटायन गैसियस एनायन में ब्रेक कर जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल दिया, NaCl की लैटिस एनर्जी है -800 किलो जूल पर मोल। फिर हमने बोला लैटिस एनर्जी U नॉट मतलब लैटिस एनर्जी, यहां ब्रैकेट में फिर लिख दे रहा हूं, U नॉट मतलब लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने पढ़ा होगा U नॉट का फॉर्मूला N नॉट A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू 1 - 1 बाय N। ठीक है, बॉन्ड का इक्वेशन है।
नहीं भी पढ़ा होगा तो चलो कभी अगर आगे आ जाएगा तो मैं टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। तो रेंज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दो बातें हैं। तो पहले मिनिमम करो, तो हमने लिखा लिस्ट यू नॉट रेंज कब आएगा? जब Z प्लस कम होगा, चार्ज कम होगा, Z माइनस कम होगा, एनायन पर भी चार्ज कम, कैटायन पर भी चार्ज कम, और कैटायन का साइज बड़ा, एनायन का साइज बड़ा, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बड़ा कर दो ना, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो चार्ज को कम कर दो ना। मतलब एल्कली मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पर जाओ। क्यों? इससे कम प्लस चार्ज और इससे कम माइनस चार्ज पीटी में कहीं नहीं मिलेगा। और पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल से बड़ा कैटायन और हैलाइड से बड़ा एनायन फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे आपको मिनिमम आएगा लैटिस एनर्जी। मतलब ये जो आप 700 800 देख रहे हैं, ये मतलब 500 किलोजूल पर मोल जो आप देख रहे हैं, वहां से लेकर के 1000 किलोजूल, 1000 किलोजूल पर मोल के रेंज में रह जाएगा। समझ में आया? कैसे? मैंने एल्कली मेटल का क्लोराइड लिया, ध्यान से देखो, तो एल्कली मेटल का क्लोराइड जब लिया, ब्रोमाइड लूंगा तो और कम आएगा, आयोडाइड लूंगा तो और कम आएगा, पोटेशियम का लूंगा तो और कम आएगा, चूंकि साइज बड़ा होते जा रहा है। तो 500 के किलोजूल पर मोल के रेंज पर भी वो गिर सकता है, 500 पर भी। और बढ़ के एल्कली मेटल के क्लोराइड से बढ़ के क्या जा सकता है? लिथियम का कहीं जा सकता है थोड़ा, क्योंकि लिथियम Li+ और छोटा है। तो 500 टू 1000 में जाएगा, इससे नीचे तो इसके जाने के चांसेस है नहीं जी। ये मैं ब्लैक से घेर दिया था, सबको रेड से घेर रहा था, तो इसको भी मैं रेड से घेर लूं। समझ रहे हो दोस्त? आपको केमिस्ट्री के एग्जैक्ट आइडिया से मैं मुलाकात करवा रहा हूं, रटने रटना आने वाली केमिस्ट्री नहीं। मैंने यह दिखाया कि क्यों एल्कली मेटल का ही क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिया गया, क्योंकि लैटिस एनर्जी मिनिमम तब आएगा जब, ध्यान से सुनेंगे, मिनिमम तब आएगा जब चार्ज कम आएगा और साइज बड़ा आएगा। तो चार्ज कम और साइज बड़ा से हमने ये कॉम्बिनेशन तैयार किया, तो यू नॉट मिनिमम इस रेंज पर गिरा। अब आ जाइए, क्या ये इसका मिनिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं? सर एकदम है। पॉइंट, इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये मिनिमम वाला है जी, ऐसा नहीं है कि आयोनिक बॉन्ड का हमने बोला 1000 जी, नहीं, हमने एल्कली मेटल वाले का बोला है कि ये इस रेंज में आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आया कि नहीं? बिल्कुल आया सर। इसका मैक्सिमम वैल्यू 10, इसके मिनिमम वैल्यू से कम आया, मतलब इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से ज्यादा आ गया। इसका मैक्सिमम 10 और इसका मिनिमम 10, इसका मैक्सिमम 45 और इसका मिनिमम 200, तो इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से ज्यादा आया। बहुत क्लियर हो गई चीजें, अब बहुत क्लियर हो गई चीजें। मेटेलिक बॉन्ड को हमने चर्चा में नहीं लाया है, ठीक है, ले आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, मेटेलिक बॉन्ड भी यहां पे मैं लिखने वाला हूं, देख लेंगे आप। तो अब आ जाओ ध्यान से, अब आ जाओ, अब हमने बोला इसके मैक्सिमम वाले पर चले जाओ। मैक्सिमम यू नॉट कब मिलेगा? जब चार्ज को ज्यादा कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, और साइज को कम कर दो। याद करो, इसके बारे में एक बार हमने बताया था, ध्यान से सुनोगे। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। जो आप वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग में जो लाइट निकलती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण निकलती है, वो वेल्डिंग वाला रॉड मैग्नीशियम है। एक्चुअली MgO O2 से रिएक्ट करता है और MgO बनता है और डैजलिंग लाइट निकलती है। और MgO का लैटिस एनर्जी बहुत है, माइनस मतलब लिबरेट होने वाली एनर्जी, माइनस को हटा लो, 3800 किलोजूल पर मोल। तो आप देखिए कहां चला गया, रेंज से कितना आगे चला गया, बहुत ज्यादा। और बड़े वैल्यू ले। एल्कलाइन अर्थ मेटल, याद करें हमने पढ़ाया था एल्कलाइन अर्थ मेटल का फॉस्फेट, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में कराया था। इसका लैटिस एनर्जी 10,000 किलोजूल पर मोल से भी ज्यादा है।
1000 नहीं है, 10,000। सोचिए कितना आगे चला गया। और एग्जाम्पल दो दो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, याद करो याद करो याद करो। बहुत बढ़िया दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। एक ट्रॉलियाइट, ट्रॉलियाइट फॉर्मूला क्या था? Al3 PO, सॉरी Al4 हो जाएगा ना, हाँ 4 PO4 होल 3 OH होल 3। ठीक है, Al4 चार्ज को देख ले, 12 प्लस, तो 3 माइनस गुना 3 9 माइनस और 3 माइनस 12 माइनस। तो ट्रॉलियाइट या ट्रॉलेराइट भी बोलते हैं या टॉल्यूरेआइट भी बोलते हैं इसको हम लोगों ने देखा। इसका लैटिस एनर्जी आपको याद था, हमने करवाया था 29,000 किलो जूल पर मोल। और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने किया था, ग्रॉस्यूलर या ग्रॉस्यूलराइट बोलते हैं इसको। क्या था ये फॉर्मूला? Ca3Al2SiO4 का होल 3, 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 2। यहां पर एनायन क्या है देख लो, हमने बोला चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, तो देखो इसका एनायन क्या है, इसका एनायन गौर करो क्या था। देखना दोस्त अच्छे से, आप स्टूडेंट को भी ऐसे सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। इसमें एनायन क्या था? PO4 ट्रिपल माइनस। कैटायन क्या है? Al पर 3 प्लस। इसमें एनायन कैटायन क्या है जरा देखें, SiO4 पर 4 माइनस, देखिए कितना ज्यादा है। और कैटायन क्या है? Ca2 प्लस Al3 प्लस। तो आप जरा सोचें, जहां इतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसका लैटिस एनर्जी क्यों ना बहुत ज्यादा हो। यही वजह है हमने आपको बोला था कि सिलिकेट्स का बहुत, ये सिलिकेट हुआ, ये फॉस्फेट हुआ, इसका लैटिस एनर्जी कितना था याद करो, 65,000 किलो जूल पर मोल। तो सिलिकेट्स और फॉस्फेट्स का तो बहुत ही ज्यादा, सिलिकेट्स एंड फॉस्फेट्स का क्या होता है? लिमिटलेस रेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। पहाड़ों में यही तो पाए जाते हैं, पहाड़ों में रॉक्स में आपके रॉक्स की जो स्टेबिलिटी है, आपका जो रॉक बहुत ज्यादा इंटैक्ट है उसके मॉलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि रॉक्स में यही तो सिलिकेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं भरे हुए। रॉक्स ऑलमोस्ट सिलिकेट्स हैं, तो सिलिकेट्स और फॉस्फेट्स वहां बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत ज्यादा होने के कारण लैटिस एनर्जी उनकी ज्यादा है, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली, मतलब एटम्स आयंस जो बोल ले, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसीलिए वो काफी ज्यादा स्टेबल है। बहुत ज्यादा, आप जानते हैं रॉक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपने देखा कि ये रेंज वाली जो बातें हो रही थी, कंपैरेटिव रेंज वाली बातें हो रही थी, इसमें वेंडरवाल फोर्स से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबका रेंज याद रहना जरूरी है। ये रेंज तो बेसिक चीजें हैं, बट उसमें हमने जो एक्सप्लेन किया है कि नहीं भाई, लिमिट का मिनिमम और मैक्सिमम का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, मैक्सिमम इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और मिनिमम जो है इसका, वो इसके मैक्सिमम वाले रेंज से सामान्य तौर पर ज्यादा है। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने किया है ट्रॉलियाइट का 29,000, ग्रॉसिलोडाइट का 65,000, और एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉस्फेट का 10,000 से ज्यादा, MgO 3800। जो मिनिमम वैल्यूज लिखे ये तो याद रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कितना आप याद रखेंगे, लेकिन यार किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, खुद को भी समझने समझाने के लिए, कि आगे कभी अगर ऐसा मसला आ गया कि फॉस्फेट्स दिख गया किसी मेटल का, आपको सिलिकेट्स दिख गया, तो आपको दिमाग में तो वहीं पे आ जाना चाहिए तुरंत, अरे यार ये बहुत हाई लैटिस एनर्जी वाला सब्सटेंस है, क्योंकि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये सबसे केमिस्ट्री का आइडिया बढ़ेगा, और डेटा याद होने से लोग सलाम ठोकेंगे आपको। तो चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में हम लोग आते हैं। आइए दोस्तों, तो हमने पिछले पेज में एक रेंज को आपको समझाया, और हां, पिछले पेज में हमने आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में बतलाया कि आयोनिक बॉन्ड का एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिटलेस था। मिनिमम में हमने दिखाया कि वो 500 टू 1000 में जाएगा। अब बात करते हैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड पर। आ जाइए, कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझा जाए। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आप वीक में जाए फिर स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, इधर एरिया स्ट्रॉन्ग वाला तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और इधर वीक वाला है
तो चलो पहले वीक वाला है, वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कमजोर कोवेलेंट बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल्स देखे जाए, ठीक है। जो कि एक्सेप्शनली कमजोर मतलब क्या हुआ, जो अब आपके रेंज के भी नीचे चले जाए, एक्सेप्शनली वीकर देन लेस देन 200 किलो जूल पर चले जाए, क्योंकि वो हमारा रेंज है। नहीं जी, तो चलो कुछ इस तरीके का सर देखो, दिखाओ। क्या सर ऐसा भी कोई हो जाएगा कि वो एच बॉन्ड वगैरह से पीछे चले जाए? जब आपने एक्सेप्शनली ही बात की है कि कुछ भी हो सकता है जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते होते हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमजोर हो जाए, मॉलिक्यूलर फोर्स से कमजोर हो जाए? ऐसा भी हो सकता है क्या? चलो आज मैं पॉइंट दिखाता हूं, वीक में आ रहा हूं, अच्छे से देखें। CO5 W अर्गन, ये एग्जाम्पल हमने एक दिन और पीछे आपको दिखाया था। इसमें क्या है, इसमें टंगस्टन WCO5 और प्लस आर्गन का लुईस एसिड बेस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये लुईस एसिड बेस, ये कॉम्बिनेशन है WCO5। तो लुईस एसिड और लुईस बेस जब कंबाइन करते हैं तो उसको सॉल्ट नहीं बोलते हैं, ये एडक्ट बोलते हैं। इसलिए दोस्त इसको आप एडक्ट लिख सकते हो। एडक्ट कब बोलते हैं? जब लुईस एसिड लुईस बेस से कंबाइन हो तो उसको एडक्ट बोलते हैं। तो WCO5 और आर्गन का एडक्ट एक है, ठीक है। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इन दोनों के बीच। जब आप एडक्ट होता है तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है वहां पर, लुईस एसिड लुईस बेस NH3BF3 हुआ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये जो इंटरेक्शन है इन दोनों का, टंगस्टन और आर्गन का, जो ये जो आपका इस तरह से है इंटरेक्शन, चलो टंगस्टन ही रखते हैं, ये लेस देन, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसका, ये लेस देन 3 किलो कैलोरी पर मोल है। या जूल में कर लो, जूल में कर लो तो लेस देन 15 किलो जूल पर मोल आ गया। दैट इज वीकर देन एच बॉन्ड, सामान्य एच बॉन्ड से भी कमजोर हो गया। बातें समझ में आई मैंने क्या बोला? एक्सेप्शनली वीकर में अगर मैं जाऊं तो किसी को आप ये नहीं बोलेंगे कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी हाल में एच बॉन्ड से कमजोर नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर फोर्स से कमजोर नहीं हो सकता। बोलोगे हो सकता है दोस्त, क्योंकि एक एग्जांपल हमने रखा, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, और इसी टाइप के हैं कि हमने जो ये एक एडक्ट सेट रखा है, इसमें टंगस्टन और आर्गन के बीच का जो कॉम्बिनेशन, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 15 किलो जूल पर मोल से कम है, जबकि ये लुईस एसिड और लुईस बेस के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है। ये एडक्ट एक सिस्टम, तो हमने ये दिखाया। और अभी अभी हमने एक और दिखाया आपको, क्या दिखाया? He2, याद है ना? ये हमने बोला कि डाइमर ऑफ हीलियम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल्स टू 0.021 किलो कैलोरी पर मोल, या आप कह सकते हैं 0.08 किलो जूल पर मोल। तो ये आपने क्या देखा? ये तो 1 किलो जूल पर मोल से भी कम है, 1 किलो जूल पर मोल। हालांकि हमने ये बोला कि ये डाइमर फोर्स जो है, डाइमराइजेशन जो होता है, ये कौन फोर्स है बीच में? वैंडरवाल फोर्स ही है एक्चुअली, है ये वैंडरवाल फोर्स ही। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट टाइप का है, डाइमर है। ये डाइमर एक फील देता है, तो डाइमर की जो फीलिंग है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल बनाया है, प्राइमरी बॉन्ड के सेक्टर में चला गया, मॉलिक्यूल इसने बनाया है यहां पर, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफी कम है, 0.08, काफी कम, 1 किलो जूल पर मोल। समझ रहे कितना कम हो गया? वैंडरवाल फोर्स से बहुत कम। तो आपने क्या लर्न किया कि कोवेलेंट बॉन्ड वीकर का हमने रेंज दिखाया कि वो 10 किलो जूल पर मोल, 15 किलो जूल, 15 किलो जूल पर मोल, या उससे नीचे भी वो गिर सकता है। रेंज एक जनरलाइजेशन है, मेरा यही समझाना है। आयोनिक बॉन्ड में भी हमने दिखाया कि रेंज एक जनरलाइजेशन वाली चीजें थी,
क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जैसी चीजें जो काफी स्ट्रांग होती है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी 65,000 किलो जूल पर मोल इस तरीके से इतने इतने ऊपर चली जाती है, 1 लाख चले जाए। बहुत सारे आयोनिक बॉन्ड ऐसे हैं जो आज तक ब्रेक नहीं हुए, सिलिकेट्स में ही है, जिसके बॉन्ड एनर्जी को एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, बहुत सारा ऐसा भी है। तो अब वैसे में के केस में अगर देखिए 500 किलो जूल पर मोल तो कितना कम है, लाना है आयोनिक बॉन्ड के नाम पर 500 किलो जूल पर मोल अगर आपका हो रहा है तो लाना दिया ना लिटरली, ठीक है। और वहीं हाई में भी आप देख लीजिए तो ठीक है। अब कोवेलेंट में भी वही देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड होके यार तुम्हारा लेस देन 50 ना तो लानत है तेरे पे, और ये तो लिटरली कोवेलेंट है क्योंकि एडक्ट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वहां फॉर्मेशन होगा। He2 में तो चलो तब भी माफ कर दिया क्योंकि ये हमने समझा कि MOT भी कहता है एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, लेकिन तू रहता है डैमर के फॉर्म में, इसलिए रहता है क्योंकि तेरा वैन डर वाल फोर्स के थ्रू तू इंटरेक्ट हो जा रहा है। तो चलो ये बातें समझ में आ सकती है। अब आता हूं मैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जब स्ट्रॉन्गर की बात करूं मैं तो फिर वैसे वाले लेने पड़ेंगे जो 450 को क्रॉस कर जाए, एक्सेप्शनली मोर देन या हायर देन, ध्यान से 450 किलो जूल पर मोल। मैं एक बार देखना चाहता हूं हमारे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जेआरएफ निकालने वाले, निकाल चुके आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं, अच्छे से देखें तो मैं एक बार देखना समझना चाहता हूं। कुछ लोग ये बताएं जल्दी से बिना गूगल किए कुछ ऐसे बॉन्ड्स जिनकी बॉन्ड एनर्जी 450 किलो जूल पर मोल को क्रॉस कर गई हो, कुछ ऐसे एग्जांपल्स में जानना चाहता हूं। और हमेशा कहता हूं कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करें। अगर मैं किसी टॉपिक की लाइव लेता हूं, यार आपको देख के मेरे पास एनर्जी आती है, वहां मैं स्क्रीन पे देखूं लोग कम अटेंड कर रहे हैं क्लास, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, और आप लोगों की संख्या ज्यादा देख लूं, चाय पीने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग लाइव अटेंड करें, पहली बात। दूसरी बात, डाउट्स भी आपके मन में जो आएगा उस समय में प्रॉम्प्ट वो पूछ सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं डाउट्स कभी कभी आ जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा है क्या सर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है पाठक जी, बिल्कुल पॉसिबल है, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव पॉसिबल है। आप जीआरएफ के स्टूडेंट है, कोई ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं है जो बोलेंगे नहीं है पॉसिबल है। तो चलिए एग्जाम्पल में अगर आप लेंगे तो H2 माइनस ले लीजिए, H2 प्लस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में है, उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए आप। तो H2 प्लस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएगा, और उस समय में बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे तो Nb माइनस Na/2 जब करेंगे तो Nb का 1 इलेक्ट्रॉन Na का 0 इलेक्ट्रॉन बाय 2 करेंगे तो माइनस 0.5 है। बहुत सिंपल एग्जांपल, सिंपल तरीके से समझा दिया। तो हमने बोला कि आप लाइव कर रहे हैं, लाइव जो भी अटेंड कर रहे हैं, जल्दी से आप, और जो रिकॉर्डिंग भी बाद में देखेंगे वो बिना गूगल किए 2-3-4 बॉन्ड से ऐसे ढूंढ के निकालें, सोचें जिनकी बॉन्ड एनर्जी 450 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है, एक्सेप्शनली स्ट्रांग में। जरा मैं देखूं किसी ने कुछ बोला है। हमारे पाठक जी ने सबसे पहला जवाब दिया है H2, लेकिन वैल्यू नहीं बताया, लेकिन चलो H2 जवाब तो दिया। और CO, भाई साहब यहां पे मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें कर रहा हूं, इसलिए CO जाहिर सी बात है सर नहीं होगा। अनीस जी ने लिखा सर हमारी एनर्जी आपको देख कर आती है। तो भाई साहब जब दोनों की एनर्जी एक दूसरे को देख के आती है तो दोनों लोगों को प्रेजेंट होने चाहिए। मैं तो अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी से कि मैं प्रेजेंट हूं, आप में से ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। चलिए, और डायमंड, डायमंड खतरनाक एग्जांपल ले लिया भाई साहब ने, चलो ठीक है। और बताइए, तो H2 से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। CSF जिन्होंने लिया, CSF आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि CSF आयोनिक बॉन्ड है, मैंने कोवेलेंट बोला है। डायमंड्स के आप सारे कार्बन एटम को का बॉन्ड ब्रेक करके आप कार्बन आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करेंगे। वाह, चलिए आपको सलाम है, कर ही लेते हैं ये भी काम।
HF, गुड। चलिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं वैल्यू लिख दूं, आपको मजा आ जाए, आप एनालाइज कर पा रहे हैं, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अरे यार पहली बार देख रहा हूं, सोच रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड इससे इधर उधर भी चला गया, आयोनिक बॉन्ड भी गया, अब सर एच बॉन्ड में भी ऐसा कुछ कराएंगे कि ज्यादा कम करवा देंगे, फिर सर वैंडरवाल फोर्स में भी ऐसा कुछ कराएंगे कि ज्यादा कम करवा देंगे। तो पहली बार देख रहा हूं तो अच्छा लग रहा है कि रह जाए डाउनलोड कर लो, नहीं। ये सारी चीजें जो आप लर्न कर रहे हैं, सीख पा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कभी जब आगे के लेक्चर में डिस्कस करूं तो आप उस बार आप हमारे स्टूडेंट बोलने का गर्व हमें तब देंगे जब आपको वो याद रहेगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, 3 स्टेप होता है, अच्छा सोचना, अच्छे तरीके से प्लान करना और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। थिंकिंग वेल इज गुड, अच्छा हर कोई सोचते हैं, आप में से हर एक लोग सोचते होंगे JRF अंडर 10 निकले। थिंकिंग वेल इज गुड, बट प्लानिंग वेल इज वाइज। थिंक करने के बाद एक प्रॉपर, जैसे आप प्लान करते हो, प्लान करने में होता है कि हमने अपनी तैयारी के लिए कुछ टीचर्स को चूज किया, कुछ बुक्स को चूज किया, कुछ मटेरियल को चूज किया, प्लान करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं ये टाइम निकाल रहा हूँ, क्लास को मैं लाइव करूंगा, लाइव क्लास अटेंड जो भी टीचर करेंगे मैं लाइव करूंगा, वो क्लासरूम वाली फीलिंग देगी, ये सब प्लानिंग के तहत होता है, ठीक है, कि मैं लाइव करूंगा, ये प्लानिंग के तहत है। मैं ये बुक वो बुक, कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ तो उस टॉपिक के लिए मैं जो भी बुक है वो बुक मैं कंसर्न बुक पढ़ूंगा, क्वेश्चंस बैंक को बराबर किसी टॉपिक का पढ़ाया गया तो मैं देखूंगा, ये प्लान करना होता है। और थर्ड, तीसरा, थिंकिंग वेल इज गुड, आपने अच्छा सोचा, अच्छी बात है। प्लानिंग वेल इज वाइज, आपने अच्छे तरीके से प्लान किया, ये बुद्धिमानी है। बट थर्ड पॉइंट इज डूइंग वेल, नॉट थिंकिंग वेल, नॉट प्लानिंग वेल, डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल। जब आप किसी चीज को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो सबसे ऊपर है। आपने सोचा लाइव करे, तभी तो आप सभी ने लाइव कोर्सेज जब अनाउंस हुए होंगे तो आपने एडमिशन लिया होगा, बट आप कर नहीं पाते हैं, आपकी मजबूरी, दिन भर हमने क्लास किया, डेटा कंज्यूम हो गया, ये मजबूरी आपने शो करी, तो आप डूइंग वेल नहीं कर रहे हैं। मैं देख लूंगा बाद में, आज मेरे कोई काम है, मेरे बच्चे को, बच्चा बीमार है, मैं उसको पहले देखो कि पहले लेक्चर अटेंड कर लूं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये प्रॉपरली एकदम गलत है। आप अगर कैजुअल लेंगे तो रिजल्ट भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छी चीज है करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, और जब आप करेंगे तो आप एक एग्जाम्पल बनेंगे दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, माँ बाप, सबके लिए आप एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं, किसी चीज की प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग तक, देखिए, अच्छे सोचने में 100 में 100 होते हैं, अच्छे प्लान करने वाले तक पहुंचने वाले 60 लोग होते हैं, 40 लोगों की प्लानिंग गंदी होती है। वो इसीलिए हमारे पास होते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कहाँ होना चाहिए। ये गलत चीज है। भीड़ जा रही है तो मैं भी चल दिया, भीड़ अन अकेडमी तरफ जा रही तो मैं भी अन अकेडमी चल दिया, भीड़ फलना अकेडमी की तरफ जा रही है तो मैं भी उधर चल दिया, ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। क्राउड पुल्स क्राउड, भीड़ भीड़ को खींचती है और भीड़ में आपकी पहचान खो जाती है। तो एनालाइज आप करें पहले कि हमें कहां जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इस जगह क्यों है। वो इस जगह इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको रहना कहां है। ये फैक्ट है। अन अकेडमी किसी ने क्यों ज्वाइन कर लिया? इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं है कि मुझे कहां ज्वाइन करना है। ये फैक्ट है। सब जा रहे हैं वहां तो चले गए। तो मेरे पास भी, मैं भी अपनी बात करता हूं कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, मैंने 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान किया होगा कि नहीं सर से पढ़ना, बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं सब, तो मैं भी चल दिया बिना ये देखे कि मैं उनके लायक हूं कि नहीं। अब जिनको मान लो कि सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, अब वो मेरे पीछे भागे भागे आ गए कि सब जा रहे हैं तो मैं भी चला जा रहा हूं। बेवकूफ है ना। लगता है मैं ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाता हूं, लगता है कि मेरा थियोरेटिकल एनालिसिस में बहुत पुअर है, मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करता हूं किसी चीज को। तो वैसे लोग जो भागते भागते आए, मैं डरता हूं वैसे लोगों से, ठीक है। उस तरीके का मैं इंसान नहीं हूं कि भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ, पैसे बन जाएंगे, पैसे बनाए, तो जी नहीं। तो ज्यादातर लोग जिनको ये नहीं पता है कि कहां जाना चाहिए और इसलिए वो भीड़ के साथ चले जाते हैं, वो बहुत गलत करते हैं, तो फिर आप भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको कहां जाना है। अगर आप
ऐसा करने से पहले टेक टाइम, आप समय ले, सोचें, एनालाइज करें कि मैं वहां जा रहा हूं, वहां क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, और जब सब हो जाए उसके बाद जाएं। और इस तरीके से फिर काम जब करेंगे, बहुत इफेक्टिविटी, तीनों चीज, अच्छा सोचना, अच्छा प्लान करना और अच्छा करना, एग्जीक्यूशन, जब तीनों चीज आप अच्छे तरीके से करेंगे तब जाकर के आप अपने लाइफ को शेप दे पाएंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे, आप एक रोल मॉडल तैयार हो पाएंगे, आप बनेंगे। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी बड़े इंसान को, चाहे अब्दुल कलाम को देखते हो कि मनमोहन सिंह जैसे विद्वान इंसान को देखते हो, कि विक्रम साराभाई को देखते हो, कि जगदीश चंद्र बसु को देखते हो, तो आप किसी भी जब बड़े इंसान को देखते हैं ना, तो यू लुक ओनली हिज आउटर ग्लोरीज, यू नेवर नो कि कितना उन्होंने पेन लिया है उस चीज को बनाने के लिए। यही चीज नहीं लोग समझते हैं, हमेशा ऊपर वाली चीजों को, ऊपर वाली चीजों को एकदम देखते हैं, वो ये बन गए। तो इससे बड़ी अच्छी चीज ये है जुड़ी हुई कि मैं कभी अगर मैं क्लास ले रहा होता हूं, लाइव यूट्यूब ले रहा हूं, कोई बच्चा आ गया, कोई बच्चा आ गया यूट्यूब पे, सर नमस्ते सर, आपने मुझे पहचाना, सर मैंने जेआरएफ में इतना रैंक निकाला था और अब मैं सर फल्ला यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूं। बहुत सारे लोग हैं, सर इस यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर हूं, इसमें एचओडी हूं, ये हूं, ऐसा लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पीछे से जो उस समय में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मेरा अटेंड कर रहे हैं, अब क्या होता है, वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं लेकिन उनसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, चैट बॉक्स में पूछ लेते हैं, भैया थोड़ा कुछ बताइए ना, टिप्स दीजिए ना, कुछ किस तरीके से आपने तैयारी किया था। यही पॉइंट गड़बड़ है, यही पॉइंट गड़बड़ है कि आपने आउटर ग्लोरी देख लिया, वो अंदर का दर्द यार 2 मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर देगा वो अपने 5 सालों की कहानी को। और मैं समझा रहा हूं, पढ़ के मेरे से गए हैं वो, मैं समझा रहा हूं तो मेरी बातों को आप नहीं सुन रहे हैं, लास्ट में आप अल्टीमेटली लगे हुए हैं कि डाउनलोड मार ले, नोट्स बना करके रख ले, पीडीएफ बना ले, अच्छी फाइल तैयार कर ले, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, प्लान करके और एग्जीक्यूट अगर करेंगे ना, तो आप भी वो सक्सेस अचीव करेंगे और आप भी एक एग्जाम्पल बनेंगे और जीवन को अपने रास्ते पर ले जाएंगे जिस तरीके से। क्योंकि इस सोसाइटी को जानते हैं, टीचर्स, अच्छे टीचर्स की बहुत जरूरत है। ये इंडिया में टीचर्स बेरोजगारी की वजह से 90% है, अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा है कि ये पढ़ाना सबसे आसान काम लोगों को लग रहा है। तो 90% टीचर, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, इन वेरी क्लियर वर्ड्स बोल रहा हूं कि 90% लोग इसीलिए टीचर हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे यार, कोई जॉब नहीं मिल रहा, इसलिए चलो ये शुरू कर दिया हमने पढ़ाना, और वो जाने अनजाने में खराब कर रहा है समाज को। कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, डेटा वाइज नॉलेज या कोई चीज का एक जो होता है, वो गलत फलत 90% लोग पढ़ा ले रहे हैं, जैसे तैसे निकल ले रहे हैं, इससे सोसाइटी खराब हो रहा है। तो इस सोसाइटी को बहुत जरूरत है सुलझे हुए इंसान की, अच्छे टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। आप लोगों की बहुत जरूरत है जिनका सब्जेक्ट थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पर भी अच्छा हो, जो स्टूडेंट से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करे, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, एवरीथिंग इज साउंड, शुड बी साउंड, हर चीज। तो आपको देख करके अगला जो है ना अपने आप को ग्रो करेगा, ठीक है। तो मैं आपके बेहतरी के लिए चीजों को बोल रहा हूं क्योंकि आपके बेहतरी से सोसाइटी बेहतर होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, एकदम चल रहे हैं, जिधर जिंदगी जा रही है, पैसा लगाया, इधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, जैसे तैसे काम निकाल लिया। डू नॉट गो द वे द लाइफ टेक्स यू, डू नॉट गो द वे द लाइफ टेक्स यू, टेक द लाइफ ऑन द वे यू वांट टू गो, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, you are born to live, you are born to fight, you are born to create something new, you are not living because already you get born। उस रास्ते पर मत जाइए जिस रास्ते पर जिंदगी आपको घसीट के ले जा रही है। टेक द वे, टेक द लाइफ ऑन द वे यू वांट टू गो, जिंदगी को उस रास्ते पर लाइए घसीट के जिस पर आप जाना चाह रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात याद रखिए, आप ईश्वर के बनाए हुए 84 लाख योनि, 84 लाख प्रजाति, स्पीसीज में से एक है और सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा इस बात को याद रखें। आपको कुदरत ने इंसान बनाया, सेंसिटिव बनाया, आपको विवेक दी, अकेले 84 लाख स्पीसीज में आपको विवेक मिला है। तो इस बात को हमेशा समझें
कि आपको जो ये इंसान वाला शरीर मिला है, इससे इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को और इस वर्ल्ड में रहने वाले, इस सोसाइटी में रहने वाले, इस अर्थ पे रहने वाले हर एक क्रिएचर को क्या फायदा होने वाला है। ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ईश्वर ने शायद आपको एक जन्म दिया है। तो इस बात को समझे, यू आर बॉर्न टू लिव, यू आर बॉर्न टू फाइट, लड़ने के लिए, यू आर बॉर्न टू क्रिएट समथिंग इनोवेटेड, समथिंग न्यू, कुछ नया बनाने के लिए आप पैदा हुए हैं। आप इसलिए पैदा नहीं हुए, आप इसलिए नहीं जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि किसी के द्वारा पैदा कर दिए गए। आपकी अगर यही सोच है कि हम पैदा कर दिए गए तो जिंदगी गुजार रहे हैं, तब तो जाइए, जिंदगी जिधर ले जाएगी उधर आपको भी जाना। तो क्लासेज इंपॉर्टेंट सिर्फ इस सेंस में नहीं होती है कि वहां पे कंटेंट चलता है, वहां आपके कंपटीशन की चीजें चलती है। क्लासेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां लाइफ क्रिएट होता है, जिंदगी सजाई जाती है, आपके सपने। तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो चलिए, शायद मैं अगर ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा आपका टाइम अगर कंज्यूम कर रहा हूं, तो चलिए इसके लिए सॉरी। चलिए आ जाइए। तो अब मैं बात कर रहा था कि स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, जो 450 किलोजूल पर मोल से, चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, कुछ हल्का फल्का नीचे वाला भी लिख दूंगा। जैसे सबसे पहले एचएच पर आ जाओ, चूंकि बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने बोला। एचएच एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग में तो नहीं आएगा, ये 436 439 किलोजूल पर मोल ऐसे होता है। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नहीं, रेंज में ही आया, बट रेंज से बाहर वाला लेना है तो एचएफ ले लो। अच्छे से देखोगे, ये 569 570 किलोजूल पर मोल, अलग अलग जगह देखोगे तो अलग जगह आएगा। एक्सेप्शनली वीकर में भी हमने दिखा, एक्सेप्शनली वीकर में और जाना चाहते हो तो हेलोजेंस ले लो। हेलोजेंस में फ्लोरीन एंड आयोडीन, ध्यान से देखोगे, फ्लोरीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन लगभग 150 में है। आपको याद होगा ना बॉन्ड एनर्जी का क्या हिसाब किताब होता है, Cl2 Br2 F2 एंड इक्विवेलेंट टू I2, हमने हेलोजन वाले में पढ़ाया भी था। क्लोरीन का तो सही होता है 240 किलोजूल पर मोल, तो क्लोरीन का तो रेंज सही है। ब्रोमीन भी 200 पर है, 190 पर, बट ये दोनों कम पर है, लगभग बराबर होता है 150, F2 का 156 होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शनली वीकर में आ गया ये भी और ये भी, समझ रहे ना। हालांकि इस पॉइंट को जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, समझ गए ये, चलो समझ गए होंगे आप, मतलब इस पॉइंट के नीचे आप बनाएंगे एक्सेप्शनली वीकर। अब आ जाइए, एचएच नॉर्मल है, एफएफ एक्सेप्शनली वीकर है। फिर से देखो, एचएच एचएच एफएफ बनाया एचएफ, ये नॉर्मल है रेंज में, ये एक्सेप्शनली वीकर है और ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्गर है। अब जरा सोचो, एक कमजोर है, एक नॉर्मल है, और ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हो गया, एचएफ आपके रेंज से बाहर आ गया। और भी आ सकते हो, सिंगल बॉन्ड में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे से आ जाओ। सिंगल में और मैं क्या ले लूं, जैसे OH ले लोगे, OH OH OH, तो OH तो ले सकते हो, OH ले लो। OH अगर वाटर में ले लो तो 498 किलोजूल पर मोल, देखो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग में आ गया दोस्त, 500 पर आ गया। लेकिन OH अगर एल्कोहल में ले लो, मिथेनॉल में, तो मिथेनॉल में OH ज्यादा होगा कि कम, जल्दी से पकड़े। वाटर में भी OH है। अब जल्दी से मेरे को बता दे कि मेथनॉल का जो OH होगा ये अब वाटर से कम होगा कि ज्यादा, जल्दी से बता दे, जल्दी जल्दी से बताए मेरे को। हमने पूछा है कि जो आपका OH गणेश जी ने लिखा है मोर, अनीस ने भी लिखा है मोर, दिशा ने भी लिखा मोर, सोनू ने भी लिखा है मोर, गुड।
गुड, कविता ने भी लिखा मोर। चलिए आइए मैं बता रहा हूं। देखिए, जब आप अच्छे से सीखें, एनालाइज करें, समझ में आएंगी चीजें। जब आपने OH लगाया तो इसको इधर से भी पोलैरिटी मिली और इधर से भी पोलैरिटी मिली, यहां से भी इसको नेगेटिव चार्ज मिला और इधर से भी इसको नेगेटिव चार्ज मिला। अच्छे से देखें। बट अब ध्यान से देखो, मान लो हमने H के लिए डबल एरो लगाया। अब जब आप मेथनॉल पे जाएं तो ये तो डबल एरो से पोलैरिटी लेगा, बट ये तो नहीं लेगा, उतना पोलैरिटी नहीं ले सकता है। तो ये इस पर पोलैरिटी के अमाउंट को कम कर देगा, और इस पर पोलैरिटी का, चूंकि वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है एक, तो ये पोलैरिटी के इफेक्ट को वहां ज्यादा है, और ये यहां इसका प्रेजेंस पोलैरिटी के इफेक्ट को कम करेगा। जब बॉन्ड में पोलैरिटी गिरेगी, बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। उम्मीद है आपने सीखा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने क्लियर किया कि जैसे ही आपने मेथनॉल लगाया तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला एक ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये इसके पोलैरिटी को वीक कर देगा। ठीक है, तो जब पोलैरिटी को कमजोर कर देगा ये, तो इससे होगा क्या कि बॉन्ड पोलैरिटी जब कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी डाउन हो जाएगी। मेथनॉल का प्रैक्टिकल वैल्यू 440 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर आप एथेनॉल लगाएंगे तो फिर और हिसाब किताब दूसरा चेंज हो जाएगा। तो चलो, अब आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग में, ये तो नॉर्मल था, HF हमने दिखाया, OH का भी आपको याद रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं, आपको मैं क्लियर बोलूं, सामान्य तौर पर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को भी ले लिया जाए अगर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है डायएसिटिलीन का CC सिंगल बॉन्ड। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ऑर्गेनिक को भी इंक्लूड कर ले तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड में काउंट हो जाता है डायएसिटिलीन का CC सिंगल बॉन्ड। sp कार्बन वाला CC सिंगल बॉन्ड डायएसिटिलीन का, वो स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंट होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में कुछ भी संभव है, इनऑर्गेनिक में उससे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं अवेलेबल। मैं एग्जांपल करवाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज। आइए दोस्तों, अब हम लोग उस चीज को डिस्कस करें जो हमने आपसे बोला। हमने बोला कि, ध्यान से, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड generally is said to be CC single bond of diacetylene। आ जाओ, जाहिर सी बात है, यहां पर आपका ये sp कार्बन है, तो sp ऑर्बिटल काफी क्लोज होने की वजह से, ध्यान से देखें, ये वाली जो बॉन्ड एनर्जी है ये 160 किलो कैलोरी पर मोल है, बहुत ज्यादा है। अच्छे से देखें, किलो जूल में अगर बदले तो अप्रॉक्स 650 किलो जूल के आसपास होगा। हाँ, 650 किलो जूल। कन्वर्ट मार लीजिए ना।
हाँ 668, तो चलो 670 किलो जूल आया। आप पहली बात ये देख सकते हैं कि अभी जो आपका HF था 569, उससे तो ज्यादा है। तो सामान्य तौर पर स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जनरली इज सेड टू बी सीसी सिंगल बॉन्ड ऑफ डायसिटिलीन। लेकिन बट ड्यू टू लार्जेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस among covalent bonds, some SIF bonds could be even stronger than CC of diacetylene। सर क्या लिखा आपने, पढ़िए ना। हमने लिखा, देखिए अच्छे से, चूंकि आप ये बात तो समझते ही हैं कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, हाँ? ये तो समझते ही हैं। तभी तो ऐसा है कि HF की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है OH से, और OH की काफी ज्यादा है NH से, NH की काफी ज्यादा है CH से। आप जानते हैं अच्छे से इस बात को। CH बॉन्ड एनर्जी से काफी ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, अभी आपने देखा कि इसका कितना था 569, और OH का इसी तरीके से कितना था, अभी आपने किया है वाटर में अगर ले तो 498। तो इसी तरीके से है CH का, तो खैर कॉमन आप जान। तो आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बॉन्ड में बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगी, होगा ना। तो जितना बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसा होने से। तो आप ही जरा सोचिए कि जो SIF कोवेलेंट बॉन्ड होंगे 4.0 और 1.8, सोचिए ये EN डिफरेंस डेल्टा X 2.2 हो गया। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ? ये तो किसी से भी आपका सिलिकॉन की जगह दूसरा एलिमेंट लगा ले, बोरॉन लगा ले, तो बोरॉन 2.0 और 4.0 है। आप ये लगा ले, CF लगा ले, 2.5 और 4.0 है, CF बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। तो आप EN डिफरेंस को जरा देखें, क्या EN डिफरेंस नहीं है? कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला दोस्त कि EN डिफरेंस स्पष्ट कह रहा है कि SIF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। स्पष्ट कह रहा है EN डिफरेंस कि SIF बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, मानता हूं मैं, कुछ लोग अगर मेरे से तर्क कर सकते हैं तो लाइव डिस्कशन में अलाउड है, तर्क कर सकते हैं कि सर ऐसा है कि बॉन्ड एनर्जी के लिए एक और बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर अगर देखें तो CF बॉन्ड में N2N2 सेकेंड पीरियड है, SIF में N3N2, तो सर वो स्ट्रांग होना चाहिए। बट वो पॉइंट में एक्सेप्टेबल है, लेकिन कभी कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर चीजें भारी पड़ जाती है EN डिफरेंस। जैसे H और H का जो बॉन्ड है दोनों फर्स्ट सेल से मिलकर बना है, तो बॉन्ड एनर्जी HH का 436 किलो जूल पर मोल है, लेकिन H और F में एक फर्स्ट सेल और एक सेकंड सेल है, तब तो उस हिसाब से इसको कमजोर होना चाहिए। बट ये और स्ट्रांग है। क्यों और स्ट्रांग है दोस्त? क्योंकि इसका EN डिफरेंस जरा सोच के देखें आप कितना ज्यादा है। H का 2.1 और 4.0 1.9 है। इसीलिए HF जो है आपके, जैसे हमने ये डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि एक नॉर्मल और एक रेंज के नीचे, फिर भी HF एबनॉर्मल क्यों? EN डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है। डेफिनेटली चंद्रमोहन ने पूछा सर डाटा याद रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, एकदम सीना ठोक के जरूरी है डाटा याद रखना। समझ लीजिए चीजों को। डाटा आप कैसे याद नहीं रखेंगे? मजाक चल रहा है? कौन सा हम यहाँ पूरी इनऑर्गेनिक का डाटा डिस्कस कर रहे हैं? एक तो हम खुद लिमिटेड एग्जांपल्स उठा रहे हैं मोहन जी, ठीक है, और आप उस पर भी आप ये सवाल करेंगे तब तो दिल टूट जाएगा ऐसे में। तो हमने क्लियर किया कि इसका भले ही प्रिंसिपल क्वांटम, सब चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है, भले ही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
कार्बन के रिस्पेक्ट में बड़ा हो, थर्ड सेल हो, फिर भी इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे ज्यादा है, क्योंकि इसका एन डिफरेंस ज्यादा है। सर एग्जांपल कुछ दीजिए ना, क्यों हवा में इतनी बातें कर रहे हैं? हवा में बातें सर जेआरएफ वाले स्टूडेंट थोड़ी ना सीखेंगे। देखिए ध्यान से, SiH3F CH3F, ध्यान से, 110 किलो कैलोरी पर मोल, 150 किलो कैलोरी पर मोल। गौर से सुने, किलो जूल में बदल लीजिए ना, लगभग 450, कितना आ गया जी? तो लगभग हाँ 450 के आसपास, 450 किलो जूल पर मोल अप्रोक्स लिख दे रहे हैं, एग्जैक्ट के लिए तो आप निकाल लीजिए। और अप्रोक्स 620 के आसपास किलो जूल पर मोल अप्रोक्स लिखा मैंने। जरा ध्यान दे, जब मैंने कार्बन लिया है सेम CH3 SiH3 और F लगाया, तो जब मैंने कार्बन लिया है ध्यान से, तो ये 450 किलो जूल पर मोल है, और जब मैंने सिलिकॉन किया है तो ईएन डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से 620 पे चला गया। आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा। अब आप में से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे उन्होंने पकड़ लिया होगा कि सर अभी आपने बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जनरली सीसी सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है, जो 160 किलो कैलोरी पर मोल या 670 किलो जूल लिखा है। और सर आपने बोला लेकिन लार्ज ईएन डिफरेंस की वजह से एसआईएफ बॉन्ड हो सकता है। अभी आपने बोला है सर कि एसआईएफ बॉन्ड्स कुड बी इवन स्ट्रॉन्गर देन सीसी बॉन्ड ऑफ एसिटिलीन। तो सर आपने कहां किया ऐसा? सर आपने ऐसा कहां किया? यहां तो सर और कम दिख रहा है, तो उससे आप स्ट्रॉन्ग दिखाइए ना। देखिए आप क्या करें, सिलिकॉन पर, क्योंकि सिलिकॉन लेने से स्ट्रॉन्ग आएगा, सिलिकॉन पर हर तरफ फ्लोरीन लगा दें। ऐसा करने से, अभी अभी एल्कोहल वाला, मिथेनॉल वाला और वाटर वाला केस लिया है, ऐसा करने से बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अब जब आप बॉन्ड एनर्जी लेंगे तो बढ़ जाएगा 170 किलो कैलोरी पर मोल। और इस वैल्यू को एग्जैक्ट लिख देना जरूरी है क्योंकि ये हाईएस्ट वाला है, इसीलिए कोई गलती ना हो। तो 170 इंटू 4.18, 710 कितना? 710 किलो जूल पर मोल। अब आपको चौंकना चाहिए, कैसे? हाँ ऐसे मुंह खोल के सॉरी फॉर बीइंग इनडिसिप्लिन्ड। तो अब आपको लेकिन चौंकना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 700 में है भाई साहब। 700 किलो जूल पर मोल तो डबल छोड़िए, ट्रिपल वाले का करीब करीब रेंज है। तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के रेंज में पहुंच गया। अब आपको एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए? मतलब आप अब किसी को कह सकते हैं कि भाई हमने आज तक SiF बॉन्ड ऑफ SiF4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का बॉन्ड नहीं देखा है सिंगल कोवेलेंट में। आपने बहुतों तुर्रम खान वाले बॉन्ड देखे होंगे, हमने आपको दिखाया। आपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुना होगा, पहले हमने वो डिस्कस किया। ये सब जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग है, आप नहीं जानते तो आपकी गलती है। सबको पता होता है कि दोनों sp कार्बन दोनों तरफ लगा दो तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। हमने आपको थियोरेटिकल अप्रोच दिखाया कि उससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ईएन डिफरेंस हाई करके, और एग्जांपल के तौर पे हमने बोला। फिर हमने दिखाया कि एग्जांपल जब लिया तो हमारी बातें फेल हो गई। SiF लिया, फिर हमने बोला फेल इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पर फिर हाइड्रोजन आ गया टर्मिनल पे। तो एक्चुअली अगर आपको करना है तो टर्मिनल पे सब फ्लोरीन लगाइए, तब देखिए एकदम क्या क्लियर हो गई चीजें, साफ क्लियर हो गई कि सर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। और ये तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले का बॉन्ड एनर्जी का रेंज है, बहुत ज्यादा है। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले में O डबल बॉन्ड O का याद है आपको क्या?